बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोगों ने पढ़ना है कि मैक्रो इकोनॉमिक में कौन से 4 बिग इश्यूज होते हैं। आज से हमने उनको स्टडी करना है। आज जो है ना हम लोग एक इशू के बारे में बात करेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग दूसरे इशू के बारे में बात करेंगे। ये वाला आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी भी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से नहीं आते, वो मैं सारा आप लोगों को बता दूंगी। क्योंकि चैप्टर लंबा है तो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बीच में से कुछ आपको छुड़वा भी दूंगी। स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि आप प्लीज़ थोड़ी लेक्चर्स की लेंथ कम करें। बेटा मैं क्या करूं? एक तो ये है कि जितना ज़्यादा कम से कम जो मुझे लगता है ना कि ये चीज़ें मैंने बतानी है तब बच्चे की अच्छी प्रिपरेशन होगी, मैं सिर्फ वही चीज़ें बताती हूँ। क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगाएं, मैंने लगातार बोलना होता है, मुझसे खुद भी इतना नहीं बोला जाता। अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके ना मैं शॉर्ट लेक्चर करूँ, इसलिए आपको सारी चीज़ें वही बताती हूँ। क्योंकि इको 401 एक ऐसी चीज़ है, इस पर बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। और वो इस वजह से फेल होते हैं कि लेक्चर बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो तो आधी बात हम बच्चों को समझाएं, आधी बात ना समझाएं, तो इससे फिर बच्चों को भी फ़ायदा नहीं होता। हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 4 मेजर प्रॉब्लम्स होते क्या हैं। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे हम जिन 4 प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ होती है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। दूसरी चीज़ इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। तीसरी चीज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपस में जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाए। और लेक ऑफ ग्रोथ, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जीडीपी नहीं ग्रो करी या इकोनॉमी नहीं ग्रो करी, वो सारी चीज़ें। इन 4 प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने पढ़ना है। यहाँ पे इन्होंने ये पूरी हिस्ट्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये इन्होंने गप सी छोड़ी हुई है, ये हम लोग नहीं करेंगे। सिर्फ ये एमसीक्यूज आपने ये याद रखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएस में 25% तक गया था। ठीक है, तो ये आपका कभी एमसीक्यूज आ जाता है। बाकी ये वाली सारी जो एक गप है ना ये नहीं आती, इसको आप लोग छोड़ दें, आगे आ जाए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन की। अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग नंबर्स की फॉर्म में हम लोग जो है ना वो डिफाइन करते हैं कि ये इतने परसेंट है, इतने परसेंट है। इसका मतलब क्या है, इससे फ़ायदा क्या होता है, जब आप लोग नंबर्स की फॉर्म में अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करते हैं ना तो आप के लिए आसान हो जाता है कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ की आपस में अनएम्प्लॉयमेंट को आप लोग ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट रेट को हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये इसमें नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं एम्प्लॉयड पीपल प्लस अनएम्प्लॉयड पीपल। तो आप लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट रेट की ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पीपल। अगर 3 से 4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता है तो उसको हम लो समझा जाता है। 10 से 15% अगर आता है तो उसको हाई समझा जाता है। और 20% से ऊपर जब भी आता है तो उसको बहुत ज़्यादा हाई समझा जाता है। बेरोज़गारी जब भी बताई जाती है तो इससे बहुत सारे सियासी मसाइल भी पैदा होते हैं गवर्नमेंट के लिए। तो हमेशा गवर्नमेंट हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखा रही होती है ना वो अंडर स्टेटेड होता है, यानी कि असल में एक्चुअल में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है। जो गवर्नमेंट हमें दिखाती है तो वो हमें कम दिखाती है। और लेकिन जो अपोजिशन ग्रुप्स होते हैं वो इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। तो एक्चुअल फिगर कभी भी हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं आता। गवर्नमेंट उसको अंडर स्टेट कर देती है और अपोजिशन ग्रुप उसको ओवर स्टेट कर देती है। यहाँ पे आप लोगों ने 2 टर्म्स को याद रखना है, LIC और HIC। LIC का मतलब होता है लो इनकम कंट्रीज और HIC का मतलब होता है हाई इनकम कंट्रीज। जो लो इनकम कंट्रीज हैं वहाँ पे ऑफिशियल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गलत बताए जाते हैं। जहाँ पे गवर्नमेंट 5% अनएम्प्लॉयमेंट बताती है वहाँ पे एक्चुअल में 20 से 25% तक जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे मौजूद होती है। अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हम लोग वैसे अगर रियल टर्म्स में अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो इसका मतलब क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट वो हालत होती है जिसमें कोई बंदे के पास काम नहीं होता, वो काम करना चाह रहा होता है और वो काम ढूंढ भी रहा होता है। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। उस बंदे को हम लोग बेरोजगारी के ज़मरे में काउंट करेंगे जिसके पास काम नहीं है और वो काम करना चाहता है और वो काम ढूंढ भी रहा है। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की बहुत ज़्यादा ये आती हैं, आप लोगों के शॉर्ट में कभी कभार लॉन्ग में भी वो दे देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये वो होती है जब एक वर्कर एक जॉब को छोड़ के दूसरी तरफ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक जगह जॉब कर रही थी ना तो मैं वो वाली जॉब छोड़ देती हूँ। मैं जब तक मुझे कोई नई जॉब नहीं मिलेगी तब तक का जो मेरा अरसा बेरोजगारी में गुजरेगा वो क्या होगा, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। दूसरी होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि एक तो लोगों के पास जो स्किल्स होते हैं वो और होते हैं और जो स्किल्स कंपनीज को चाहिए होती हैं वो और होते हैं, यानी कि स्किल्स आपस में मैच नहीं कर रहे होते, इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट
होती है। दूसरा होता है कि जॉब की जो लोकेशन होती है वो बहुत दूर होती है और जो बंदे की अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है वो और होती है। तो ये मिसमैच जो होता है ना, इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और ये इस वजह से होती है कि ना तो कंपनीज अपनी स्किल्स वगैरह, यानी कि लोग भी और कंपनीज दोनों ही अपनी स्किल्स और ज्योग्राफी को चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते। उसके बाद साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, ये इसको हम लोग डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर अगर मुल्क की डिमांड ही कम है, ठीक है, तो जब डिमांड कम होती है, जैसे हम लोगों ने रिसेशंस की बात करते हैं, रिसेशन वो होती है जिसमें डिमांड बहुत ज़्यादा कम होती है। तो जब डिमांड बहुत ज़्यादा कम होती है तो उससे फिर क्या होता है कि लोग जो फर्म्स होती हैं ना वो अपनी एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर देती हैं। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये तब होती है जब हम वर्कर्स की जगह पे मशीन से सारा काम करवा लेते हैं, तो हमें इंसानों की ज़रूरत ही नहीं रहती, एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो ये टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद क्लासिकल और रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो वाली अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें लोग यानी कि जो मजदूर तबके होते हैं ना वो अपनी वेजेस बहुत ज़्यादा हाई रख देते हैं, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि मिनिमम वेज रख देती है, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी बना देती है कि कम से कम हमारे मजदूरों की इतनी जो है ना वो वेजेस होंगी, इससे कम जो है ना वो मजदूर अपनी दिहाड़ियाँ नहीं लेंगे। तो इससे भी क्या होता है कि फार्म्स के लिए वो वाली जो प्राइस होती है, वो वाली जो वेजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, वो फिर लोगों को हायर नहीं करते। तो ये क्लासिकल और रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो ये सारे आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे हम लोग बात करते हैं कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। ये कॉस्ट वो नहीं है कि कितना खर्चा आता है अनएम्प्लॉयमेंट पे, ये वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कितनी कीमत चुकानी पड़ती है, क्या नुकसान होते हैं। देखिए, अगर तो अनएम्प्लॉयमेंट वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री का क्या मतलब होता है कि लोग खुद ही काम करना नहीं चाह रहे, वो खुद फारिग बैठना चाह रहे हैं, तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होती है, वो अपनी मर्जी से बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो ऐसी जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, इससे इंसान के ऊपर तो नुकसान नहीं होता, इससे सोसाइटी को नुकसान होता है सिर्फ। अब सोसाइटी को क्या क्या नुकसान होता है, देखिए, जब ज़्यादा लोगों के काम करने से जितना आउटपुट और जितना नेशनल इनकम बनना चाहिए था उससे कम बनेगा, एक तो ये नुकसान होगा। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट जो टैक्स रेवेन्यूज इकट्ठे करती है ना, यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है कि इनकम के ऊपर भी टैक्स लगा देती है। तो जब लोग काम ही नहीं कर रहे तो उनकी ज़्यादा लोगों की इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकेगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज भी कम हो जाएंगे। दूसरा ये नुकसान हो गया। तीसरा नुकसान ये होता है कि जो फर्म्स होती हैं अगर वो ज़्यादा वर्कर्स को अपने पास हायर करें तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती हैं, ज़्यादा सेल कर सकती हैं, ज़्यादा रेवेन्यूज कमा सकती हैं। तो जब लोग अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि फर्म्स अपना रेवेन्यू भी लॉस करना शुरू कर देंगी। और चौथा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि देखिए, जब ज़्यादा लोग काम करते हैं ना तो उससे क्या होता है, नेशनल आउटपुट बढ़ जाता है। नेशनल आउटपुट के बढ़ने से लोगों की तनख्वाहें भी जो है ना वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो जब वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होती है, लोग नहीं काम करते, तो इससे जो दूसरे लोग होते हैं उनकी भी अर्निंग नहीं बढ़ सकती, तो ये भी एक नुकसान होता है। और जो पांचवा इसका नुकसान ये होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स की वजह से सोसाइटी में वायलेंस और क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये वो नुकसान होते हैं जो कि सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट जब वॉलेंट्री होती है ना तब होते हैं, सिर्फ सोसाइटी के होते हैं। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट इनवॉलेंट्री है, यानी कि लोग अपनी मर्जी से बेरोजगार नहीं बैठे हुए, उनको काम नहीं मिल रहा, वो काम करना चाहते हैं, उससे क्या होता है कि ये जो ऊपर जो नुकसान है ना सारे सोसाइटी को उठाना पड़ते हैं। ये तो नुकसान वाकई में सोसाइटी को पहुंचेंगे, लेकिन इसके अलावा इंसान को खुद भी, जो बंदा बेरोजगार बैठा हुआ है उसको भी कुछ नुकसान पहुंचेंगे, जैसे कि उसकी पर्सनल इनकम नहीं होगी, मेंटल स्ट्रेस होगा, उसको उसकी फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ रिलेशनशिप भी खराब होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बताया हुआ है। अच्छा, आगे जो है ना ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का क्या मतलब होता है, जो अगर आप लोगों को याद हो, जो हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट रेट का फार्मूला पढ़ा था ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या होता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड था आई थिंक, हाँ, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड पीपल, ठीक है। तो वो जो होता है ना कि वो लोग जो कि एम्प्लॉयड होते हैं और वो लोग जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, उन दोनों की सम को हम लोग कहते हैं लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में वो लोग सारे, किसी भी मुल्क के वो लोग आ जाते हैं जो कि काम कर सकते हैं, काम करने के काबिल होते हैं, ठीक है। चाहे वो काम नहीं भी करना चाह रहे ना, उन लोगों को भी हम काउंट इसमें करते हैं। यानी कि वो लोग जिनकी उम्र है काम करने वाले, जिनको काम करना चाहिए, जिनको रोजगार जो है ना वो कमाना चाहिए, वो लोग चाहे वो काम कर रहे हैं चाहे वो काम नहीं कर रहे, उन सारे लोगों को हम लोग लेबर फोर्स में डालेंगे। इसमें हम लोग बच्चे नहीं काउंट करते, क्योंकि बच्चे जो है वो रोजगार नहीं कमा सकते, वो इस काबिल नहीं होते कि वो काम करें।
जो बूढ़े हजरात होते हैं वो भी एलिजिबल नहीं होते। इसी तरह से वो पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों की परवरिश में मसरूफ होते हैं, ख़ास तौर पे जो वीमेंस होती हैं वो भी नहीं काम करती, तो उनको भी हम लोग लेबर फोर्स में नहीं डालते। इसके अलावा जो मजदूर और जो बीमार हजरात होते हैं उनको भी हम लोग इसमें नहीं डालते। तो लेबर फोर्स का कंसेप्ट यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने यहाँ पे इसको यहीं पे क्लियर कर ले, क्योंकि आगे जब हम लोगों ने ग्राफ्स पढ़ने हैं ना, वहाँ पे मैं आप लोगों को अगेन नहीं बताऊंगी कि लेबर फोर्स क्या होता है। यहीं से आप लोगों ने इसको अपने माइंड में बिठा ले। अच्छा, हमेशा डिफरेंस होता है कि वो लोग जो काम करने के काबिल होते हैं ना, सारे के सारे जिनको काम करना चाहिए, वो तो हमने कहा कि वो लेबर फोर्स होते हैं, लेकिन वो लोग जो कि काम करने के लिए तैयार होते हैं उनमें, और वो लोग जो काम करने के काबिल होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, जो वो सारे के सारे लोग जो कि काम करने के काबिल होते हैं ना, उनको हम लोग लेबर फोर्स में डालते हैं, लेकिन उनमें से वो लोग जो कि काम करने के लिए रजामंद होते हैं उनको हम लोग AJ में डालते हैं। ठीक है, यानी कि वो एक्सेप्ट करना चाह रहे होते हैं जॉब को। ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं जॉब को, AJ में हम लोग उनकी कैटेगरी में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो जॉब के लिए ढूंढ रहा है, अगर उसको बस ड्राइवर की जॉब ऑफर की जाए तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो एक, वैसे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट किस कैटेगरी में आता है? लेबर फोर्स में आता है। ठीक है, यानी कि वो काम करने के काबिल है, लेकिन क्या है कि वो AJ में नहीं आएगा क्योंकि वो जॉब को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो एम्प्लॉयड होने के लिए, रोजगार हासिल करने के लिए 2 कंडीशंस का पूरा होना जरूरी होता है। एक तो ये है कि आप लेबर फोर्स के मेंबर हों, ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि आप कोई जॉब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हों। जब ये 2 चीजें होती है तो तब जो है ना, वो इस बंदे को हम लोग एम्प्लॉयमेंट में काउंट करते हैं। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट होता है इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो रिपोर्ट किया जाता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कम रिपोर्ट किया जाता है तो होना उससे ज्यादा चाहिए था। ठीक है, या अगर ज्यादा रिपोर्ट किया जाता है तो होना उससे कम चाहिए था। ठीक है, ये अगर हम लोग इस बात को यहाँ पे समझे तो ये बहुत ज्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आपको जो दिखाया जा रहा है वो कम है, ठीक है, जो आपको जो बेरोजगारी की शरह दिखाई जा रही है वो कम है, लेकिन एक्चुअल में बेरोजगारी इससे ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब है? इसमें 2 कंडीशंस हो सकते हैं, इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। एक होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट और दूसरी होती है डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है वो सिचुएशन जिसमें इंसान को एम्प्लॉयड जो है ना वो रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, उसकी कोई परमानेंट जॉब नहीं है, वो सिर्फ अभी उसको जॉब नहीं मिल रही। तो होता है ना, कोई इंसान वैसे छोटा मोटा काम कर लेता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा जाए तो वहां पे उसको अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट करना चाहिए था ना, लेकिन उसको अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोगों ने काउंट नहीं किया, उसको हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट में काउंट कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम आ गया, हालांकि एक्चुअल में इससे ज्यादा है। दूसरा जो मेन रीजन होता है दैट इज अ डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। ये वो सिचुएशन होती है जिसमें लोगों को सैलरी मिल रही होती है लेकिन वो कोई जॉब नहीं कर रहे होते। ज्यादातर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स होते हैं वो ज्यादातर ऐसे ही करते हैं। अब डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट में क्योंकि वो लोग काम तो नहीं ना कर रहे, ठीक है, तो उनको हमें अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में ही शुमार करना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उनको भी एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो यही वजह है कि अनएम्प्लॉयमेंट के रेट जो है ना वो हमारे पास कम आते हैं और एक्चुअल में इससे ज्यादा होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो एक्चुअल हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट के रेट दिखाए जाते हैं वो हायर होते हैं, एक्चुअल में उससे जो है ना वो कम होने चाहिए। ठीक है, अब ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं? देखिए, एक तो ये है कि हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर मौजूद होती है, यानी कि बच्चे भी मजदूरी कर रहे होते हैं। तो बच्चे जो जॉब्स कर रहे होते हैं वो वाली जॉब्स बड़े अगर कर लें तो इससे क्या हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है। यही वजह है कि बच्चों की जॉब करने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे पास ज्यादा आते हैं, हालांकि एक्चुअल में इससे कम होने चाहिए अगर बच्चे जॉब ना करें तो। दूसरी जो मेन वजह होती है कि जिसकी वजह से हमें अनएम्प्लॉयमेंट के रेट बहुत ज्यादा नजर आते हैं वो ये है कि स्किल्स और जॉब्स के दरमियान इनकम्पैटिबिलिटी होती है। यानी कि जो फैक्ट्रीज वर्कर्स में जिस तरह की स्किल्स चाह रही होती हैं लोगों के पास वो स्किल मौजूद नहीं होते, और जो लोगों के पास स्किल्स मौजूद होते हैं वो जो जॉब चाह रहे होते हैं कंपनीज उनको जो है ना वो पता नहीं होता कि हम कौन सी कंपनी में जाएं तो हमारे स्किल्स वहां पे मैच करेंगे, तो वो क्या करते हैं, वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट के रेट नजर आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा हायर है, हालांकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी लोगों के पास स्किल्स हैं, बस वजह क्या है कि वो अपने स्किल्स मैच नहीं कर पा रहे अपनी कंपनीज के साथ।
तीसरी जो मेन वजह जो है ना वो ये है कि लोग ज़्यादातर एक से ज़्यादा जॉब्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल में सुबह काम करते हैं, शाम को वो अपने क्लिनिक पे बैठ जाते हैं, तो वो 2 जॉब्स कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो सिर्फ अपने हॉस्पिटल में जॉब करे या सिर्फ क्लिनिक पे जॉब करे तो बाकी की जो सीट्स हैं वो दूसरे लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएंगी, किसी और डॉक्टर के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है। लेकिन है क्या कि एक बंदे की 2 जॉब्स करने की वजह से हमें अनएम्प्लॉयमेंट हायर नजर आ रही होती है। हम लोग ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में रोजगार के मौके ही मौजूद नहीं है, हालांकि मौजूद होते हैं, लेकिन ये कुछ लोगों की गलतियां होती हैं, जैसे चाइल्ड लेबर वगैरह हो गया, अनकम्पैटिबिलिटी हो गई स्किल्स और जॉब्स में, एक से ज्यादा जॉब्स हो गई, ये वाली सारी चीजें। चौथा जो एक और फैक्टर होता है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ठीक है, वो लोग जो कि बेरोजगार होते हैं उनको बेनिफिट्स, उनको पैसे दिए जाते हैं। जो हाई इनकम कंट्रीज होती हैं वहाँ पे जो लोग होते हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं ना जब, तो वो फिर खुद ही वो बेरोजगार रहना चाह रहे होते हैं, वो खुद ही काम नहीं करते, वो कहते हैं बस पैसे मिल जो रहे हैं। लो इनकम कंट्रीज जहाँ पे होती हैं वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अगर वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ना दिए जाए तो लोग क्या करते हैं, वो भीख मांगते हैं। ठीक है, तो उनको काम करना नहीं पसंद होता, उनको भीख मांगना फिर भी पसंद होता है। ठीक है, तो यही वजह है कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो शरह होती है वो ज्यादा होती है। एक्चुअल में हमारी कंट्री के इतने बुरे हालात नहीं होते कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हाई हो। तो ये वाले कुछ फैक्टर्स है, 4 फैक्टर्स, ये लोगों के माइंड में अच्छी तरीके से होने चाहिए। एक और से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, दैट इज अ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो पीरियड है ना, बेरोजगारी का जो पीरियड है वो कितनी देर तक रहा है। और ये चीज़ डिपेंड करती है, ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि जब किसी बंदे को लगे ना कि जॉब को एक्सेप्ट करने के बेनिफिट्स मुझे ज़्यादा मिलेंगे बजाय इसके कि मैं जूतियाँ घिसाता फिरूँ किसी जॉब के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो ड्यूरेशन फिर कम होता है। अगर हम लोग एग्रीगेट सेंस में यानी कि पूरी कंट्री लेवल पे बात करें तो किसी मुल्क के अंदर जो बेरोजगारी वाला जो पीरियड आता है ये डिपेंड करता है, यानी कि कितना बड़ा पीरियड रहा, ये डिपेंड करता है कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट पूल में कब एंटर हुए और अनएम्प्लॉयमेंट पूल से कब एग्जिट हुए। ठीक है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट पूल में एंटर होने का मतलब यह है कि लोग बेरोजगार कब हुए, और अनएम्प्लॉयमेंट पूल को एग्जिट करने का मतलब क्या है कि उनको अपनी मर्जी की जॉब कब मिली। ठीक है, तो ये जो एक ड्यूरेशन होता है ना, इसको हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन बोलते हैं। अब जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट पूल में एंटर होते हैं, यानी कि जो लोग बेरोजगारी में एंटर होते हैं, उसमें कौन कौन से लोग आ जाएंगे, इसमें वो लोग आएंगे फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने टेम्परेरी यानी कि कुछ अरसे के लिए जॉब छोड़ी थी, या जिन्होंने जॉब से रिजाइन कर दिया, या फिर वो वाले लोग जो कि पहले लेबर फोर्स में शामिल नहीं थे, अब नए नए वो लेबर फोर्स में शामिल हुए हैं। यानी कि जैसे कि कॉलेज से अगर किसी लोगों ने, स्टूडेंट्स ने जो नई नई डिग्री ली होती है ना, तो पहले तो वो लेबर फोर्स में शामिल नहीं थे, वो तो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अब क्योंकि उनके पास डिग्री आ चुकी है तो वो लेबर फोर्स में शामिल होते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो लेबर फोर्स में शामिल हो गए लेकिन अभी तक वो बेरोजगार ही हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ये भी लोग अनएम्प्लॉयमेंट पूल में एंटर हो रहे हैं। इसी तरह से वो विमेंस जो कि बच्चों को पाल रही थी तो उन्होंने जॉब छोड़ी हुई थी, अब क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं लेकिन फिर भी वो जॉब नहीं कर रही, तो भी इसका मतलब है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट पूल में एंटर हो जाएंगी। क्योंकि वो वाली औरतें जो कि जब बच्चों की परवरिश कर रही होती है तब वो जॉब नहीं कर रही होती, तब हम लोग उनको लेबर फोर्स में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन जब वो बच्चों की परवरिश हो गई है, लेकिन फिर भी बच्चों की जब परवरिश हो गई, वो बड़े हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो औरतें अब लेबर फोर्स में शामिल हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या है कि अगर वो जॉब नहीं कर रही तो उसका मतलब क्या है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट पूल में इंक्लूड है। इस तरह से वो लोग जो कि अनएम्प्लॉयमेंट पूल से निकल जाते हैं, वो एग्जिट कैसे करते हैं, या तो नई जॉब्स तलाश करना, या पुरानी जॉब्स पे वापस आ जाना, या फिर वो लोग जो कि डिसहार्ट हो के जॉब तलाश करना ही छोड़ देते हैं, उनको भी हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट पूल में से निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि हम लोग बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में, हम लोग वो लोग काउंट करते हैं जो कि कोई भी जॉब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं, या जो लोग काम को तलाश कर रहे होते हैं। लेकिन जो लोग काम को तलाश ही नहीं कर रहे तो हम लोग उनको फिर अनएम्प्लॉयमेंट पूल में नहीं रखेंगे, वो अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड रहना चाहते हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि रिटायरमेंट की एज को पहुंच चुके हैं, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट की पूल से निकल जाएंगे। यानी कि वो लोग चाहे उनकी जॉब थी या नहीं थी, अब उनकी इतनी एज हो चुकी है कि वो रिटायरमेंट एज तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि रिटायरमेंट एज के लोग हमारे लेबर फोर्स में शामिल नहीं होते। ठीक है, और इसके अलावा वो लोग जो कि कहीं और माइग्रेशन कर जाते हैं, या जिन लोगों की डेथ हो जाती है, उनको भी हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट पूल से निकाल देते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोग थ्योरीज को पढ़ते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 तरह की थ्योरीज वो बताते हैं। वो कहते हैं कि एक क्लासिकल थ्योरी उन्होंने बताई है, केन्सियन थ्योरी बताई है, और मॉनिटरिस्ट स्कूल उन्होंने हमें बताया है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मॉनिटरिस्ट व्यू को, हम लोग बात करें
मॉनेटरिस्ट सबसे पहले वो देखते हैं कि लेबर की सप्लाई साइड को आप लोग देखें। वो ये कहते हैं कि LF और AJ, ये तीन चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। LF का मतलब क्या होता है कि साइज ऑफ लेबर फोर्स, यानी कि चाहे अनएम्प्लॉयड लोग हैं चाहे एम्प्लॉयड लोग हैं, आप लोगों की पूरी पॉपुलेशन के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयड है एम्प्लॉयड हैं, बस उनकी काम करने की उम्र भी है और उनको काम करना चाहिए, काम करने के काबिल भी हैं, वो सारे लेबर फोर्स के अंदर शामिल होते हैं। जो होती है लेबर फोर्स की जो कर्व होती है ना, ये थोड़ी सी इस तरह से थोड़ी सी ऊपर होती है, थोड़ी सी इन इलास्टिक होती है, थोड़ी सी स्टीप होती है, ऐसा ही है ना, ठीक है, ये थोड़ी सी स्टीप होती है। इन इलास्टिक ये क्यों होती है? क्योंकि जो लेबर फोर्स का साइज होता है ना, यानी कि वैसे तो होता है ना कि हमें पता है कि इन इलास्टिक चीज़ वो होती है जो कि पैसे की वजह से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती। तो ये जो लेबर फोर्स होती है ना, ये वेज रेट की वजह से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती। वेजेस यानी कि अगर आप लोग बढ़ा भी दें तो इस कर्व के ऊपर, लेबर फोर्स के ऊपर इसका कोई ताल्लुक, इसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेबर फोर्स के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि या तो बीमार होंगे, ठीक है, या लेबर फोर्स के अंदर हम लोग ये भी बात करते हैं ना कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको काम करना ही पसंद नहीं होता, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मजदूर हैं, ठीक है, लेकिन वो ये है कि थोड़ा वो काम कर सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग बात करें ना कि लेबर फोर्स में सारे के सारे वो लोग हैं जो कोई काम करने के काबिल हैं, ठीक है, तो मजीद इस पूल के अंदर, इस लेबर फोर्स के पूल के अंदर लोग इंटर नहीं हो सकते, क्योंकि बाकी हमने लेबर फोर्स के पीछे, लेबर फोर्स के अलावा लोग कौन बचे हैं? वही बचे हैं जो कि मजदूर हैं, ठीक है, सॉरी, जो कि माजूर हैं, ठीक है, या जो ऐसे लोग हैं जो कि काम नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो चाहे कोई भी वेज रेट हो, जितना भी ज़्यादा आप लोग यहाँ पे दिहाड़ियों को बढ़ा दे, लेबर फोर्स तकरीबन सेम ही रहती है, इस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। यही वजह है कि ये वाली थोड़ी जो है ना वो इन इलास्टिक होती है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक भी नहीं है। परफेक्टली इन इलास्टिक तो होती है ना कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती, परफेक्टली इन इलास्टिक भी नहीं है, थोड़ी सी तो झुकी हुई है ना। तो ये थोड़ी सी क्यों झुकी हुई है? क्योंकि इसमें लेबर फोर्स के अंदर, वैसे तो हम लोग कहते हैं ना कि वो औरतें जो कि बच्चे वगैरह पाल रही होती है, बच्चों की परवरिश में मसरूफ होती हैं, वो इस लेबर फोर्स की कैटेगरी में हम लोग उनको शामिल नहीं करते। लेकिन अगर हम लोग वेजेस को बढ़ा दें तो हो सकता है कि वो औरतें बच्चों की परवरिश के साथ साथ जॉब के लिए भी रजामंद हो जाए कि भाई ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो हम लोग जॉब कर लेते हैं। तो यही वजह है कि उनकी वजह से, वेजेस की वजह से उनके ऊपर असर पड़ता है। यही वजह है कि ये थोड़ी सी जो है ना वो इलास्टिक भी होती है, यानी कि परफेक्टली जो है ना वो इन इलास्टिक नहीं होती। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन वो पूछते हैं पेपर में कि ये परफेक्टली इन इलास्टिक क्यों नहीं होती और इन इलास्टिक क्यों होती है, ठीक है। तो इसमें यही वजह है कि जो माजूर लोग होते हैं उनकी वजह से ये इन इलास्टिक होती है, और जो औरतें बच्चे वगैरह पाल रही होती हैं उनकी वजह से क्या होती है, ये परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं होती। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, वो ये कहते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एज ए कर्व की बात करते हैं। एज ए कर्व रिप्रेजेंट कर रही है उन मेंबर्स को, लेबर फोर्स के वो लोग जो कि जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एज ए कर्व है, ये वाली कर्व, ये थोड़ी सी फ्लैट है, लेकिन जो LF कर्व है ना, ये वाली ज्यादा स्टीप है, ठीक है। यानी कि जो एज ए कर्व है ना, इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द LF कर्व। ऐसा क्यों है? वो इस वजह से है कि जो एज ए कर्व होती है ना, इसके ऊपर वेजेस का, इसके ऊपर जो है ना असर होता है वेजेस का, लेकिन LF कर्व के ऊपर इतना ज्यादा असर नहीं होता। LF कर्व के ऊपर असर क्यों नहीं होता, ये तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। एज ए कर्व में वो लोग शामिल होते हैं जो कि जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के ऊपर वेजेस का असर बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है। तो एक तो दूसरी बात आप लोग ये देखें कि ये जो एज ए कर्व है ना, ये लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, राइट साइड पे नहीं है, लेफ्ट साइड पे। यानी कि एज ए कर्व में जो लोग शामिल है ना वो कम है, और LF कर्व में जो लोग शामिल है वो ज्यादा है। क्यों? ऐसा क्यों है? देखिए, LF कर्व में वो लोग होते हैं, चाहे वो काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो सारे लोग LF कर्व में शामिल होते हैं। इसलिए LF कर्व में शामिल लोगों की तादाद ज्यादा होती है। लेकिन एज ए कर्व में सिर्फ वही लोग शामिल होते हैं जो कि जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं। यही वजह है कि एज ए कर्व जो है ना, ये इसके राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे होती है, और एज ए कर्व जो होती है ना वो थोड़ी लेस स्टीप होती है, क्योंकि एज ए कर्व के ऊपर ज्यादा असर पड़ता है वेजेस का। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं जो डिमांड होती है ना लेबर की, ये फार्म से इसको जनरेट करती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट फार्म हो, चाहे वो कोई प्राइवेट फार्म हो। जब वो वर्कर्स को हायर करती हैं तो इस तरह से लेबर की डिमांड बढ़ती है। अब यहाँ पे मॉनेटरिस्ट स्कूल ये कहता है कि वेज रेट अगर कम होंगी
अगर मजदूरियां कम होंगी तो फार्म ज्यादातर लोगों को हायर करेंगी, ठीक है। और जो डिमांड कर्व होती है ना लेबर की, वो उसके बारे में ये बताते हैं क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। एलडी की डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसका मतलब क्या है कि वेजेस जितनी ज्यादा होंगी डिमांड उतनी ज्यादा कम होगी, और वेजेस जितनी कम होगी डिमांड उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। तो वो यही कहते हैं कि अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है तो आपको क्या होना चाहिए कि वेजेस को कम करना चाहिए। अब वो यहाँ पे बात करते हैं कि एलडी यानी कि डिमांड ऑफ लेबर, ये जो लेबर डिमांड है ना, इसकी कर्व और उसके बाद एजे की कर्व, ये जब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती है ना, वो वाला हमारा मार्केट क्लियरिंग पॉइंट होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये है एजे कर्व, ठीक है। सॉरी, ये वाली एल डी कर्व है ना, ठीक है। ये वाली जो है ये एजे कर्व है, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये वाला हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस पॉइंट पे जो दिहाड़ियां हैं वो इतनी होंगी, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो एम्प्लॉयमेंट होगी ना वो कितनी होगी, वो इतनी होगी, N1 वाली, ठीक है। ये N1 वाली जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट होगी। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो है ना वो अगर हम लोग एल एफ कर्व को देखें, नॉर्मली जो एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, ये जो एल एफ वाली कर्व एल डी के साथ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे ये इतनी हमारे अंदर एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे लोग वो हैं जो कि काम करने के काबिल हैं, तो इतनी तो होनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं होती ना। ये जो N1 वाली जो है ना इतनी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे ये हमें क्या कहते हैं, The intersection of the LD and LF delivers N star is the maximum possible number of the workers that can be employed। यानी कि एक यहाँ पे हम लोगों ने बात की ना कि LD, ठीक है, और इधर से AJ, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ये हमारा क्या है, ये वेजेस इधर आ रही हैं, ठीक है, इधर आ रही है ना वेजेस। लेकिन अगर हम लोग इसी रेट को एल एफ कर्व तक इंटरसेक्ट करें, यानी कि इस वेज रेट पे हमारा एक्चुअल जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो तो इतना है, लेकिन क्योंकि हमारे पास लेबर फोर्स ये वाली कर्व है ना, तो इस वेज पे इतने पैसों पे हमारी लेबर फोर्स को अगर देखा जाए तो इतना एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, इतने नंबर ऑफ वर्कर्स एन स्टार वाली जो है ना ये इतने हमारे यहाँ काम करने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने जस्ट इतनी सी आप लोगों ने बात याद रखनी कि मॉनिटरिस्ट वाले ये कहते हैं कि जो लो वेजेस होती हैं ना तो उसकी वजह से ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड हो सकते हैं। लेकिन वो होता क्या है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो लोग जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं ना उनको ज़्यादा हायर वेजेस चाहिए होती हैं, तो इस वजह से जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। उसके बाद क्लासिकल का व्यूज़ देखें, अगर आप लोगों को याद हो, क्लासिकल्स यही कहते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना वो हमारे मुल्क में खुद ही अटेन हो जाती है। अगर किसी मुल्क के अंदर बेरोजगारी नजर आ रही है तो उसका मतलब क्या है कि वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, यानी कि खुद लोग ही वेजेस को काम नहीं करना चाह रहे। तो मेन जो क्लासिकल व्यूज हैं वो यही कहते हैं कि अगर वेजेस को हम लोग बहुत ज़्यादा कम कर दें, उस लेवल तक ले आए जिस लेवल पे फार्म्स अपनी डिमांड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दें, तो इससे क्या होगा कि बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी और हमारी मार्केट क्लियरिंग लेवल यानी कि जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो आ जाएगा, सारे लोग जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट हासिल कर लेंगे। क्लासिकल व्यूज जो है ना ये मेन जो पॉलिसी बताते हैं ना कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, वो ये कहते हैं कि सबसे पहले उन सारे फैक्टर्स को रिमूव कर दें जिसकी वजह से वेजेस नीचे नहीं आ रही, ठीक है। जैसे लेबर यूनियंस होती है ना वो अपनी वेजेस को काम नहीं होने देते, इस तरह से गवर्नमेंट एक मिनिमम वेज लेजिस्लेशन बना देती है। ये एक ऐसा कानून है गवर्नमेंट बना देती है कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कानूनी तौर पर कह दिया कि हमारे यहाँ तमाम मजदूरों की दिहाड़ी 1000 रुपए होगी, तो कोई भी फिर उस 1000 रुपए से नीचे जो है ना उनसे मांगता नहीं है लेबर से, ठीक है। उसके अलावा तीसरी चीज होती है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की वजह से भी यही होता है कि लोग अनएम्प्लॉयड अपनी मर्जी से बैठ रहे होते हैं। तो क्लासिकल व्यूज ये कहते हैं कि ये लेबर यूनियंस, मिनिमम वेज लेजिस्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, इन तीन चीजों को पहले खत्म कर दें। लेकिन अगर हम लोग देखें तो इन तीन चीजों को खत्म करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। पहली बात तो ये हम लोगों ने बात की लेबर यूनियंस की, तो लेबर यूनियंस को खत्म करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये वो पार्टीज होती हैं जो कि बहुत सियासी जमातें होती हैं, ठीक है, तो इनको खुश करना इतना आसान नहीं होता। दूसरी बात मिनिमम वेज लेजिस्लेशन, इसको हम लोग अगर खत्म कर दें तो हमारा जो गरीब तबका है ना वो नाराज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कम लेवल तक जो है ना उनकी वेजेस चली जाएंगी। और तीसरी ये कि अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को रिमूव कर दें तो इससे हमारी सोसाइटी को ये नुकसान होगा कि हमारी सोसाइटी के जो गरीब लोग होते हैं उनको सेफ्टी तो प्रोवाइड होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये क्लासिकल्स जो हैं इनका ये व्यू है
कि सबसे पहले क्या है कि लोग अपनी वेजेस को किस पॉइंट पे जो है ना रखा हुआ है, लोगों ने अपनी वेजेस को इस पॉइंट पे रखा हुआ है W1 पे। इस वजह से ये जो लेबर की जो डिमांड कर्व के साथ इंटरसेक्ट कर रही है ना, वो आ रहा है ये वाला N1 वाला पॉइंट, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट पे हमारे यहाँ रोजगार है, इतने लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम अपनी वेजेस को कम कर दें। जब जो भी लोग हैं वो अपनी वेजेस को कम करते हैं, W* तक ले आते हैं, इस पॉइंट तक ले आते हैं, वेजेस को कम कर दिया, तो इससे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो N* तक, ये यहाँ तक चल जाएगा, क्योंकि ये इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी जहाँ पे लेबर डिमांड कर को, तो ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्लासिकल का यही व्यूज है, वो ये कहते हैं कि वेजेस को कम करना चाहिए। आगे हम देते हैं किन्जियन का व्यू। किन्जियन ये कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो ओरिजिन है ना, वो है कि हमारा एग्रीगेट डिमांड कम है। क्योंकि किन्जियन वाले यही कहते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड होता है ना, उसको आप लोग बढ़ाएं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पहले थोड़ा सा खर्चा करे, इससे क्या होगा कि डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। लेबर की भी डिमांड बढ़ जाएगी, लोग ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। वो जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ा था ना, वो वाला मल्टीप्लायर इफेक्ट बार बार हमारी कंट्री के अंदर होता रहेगा, तो इससे जो बेरोजगारी का जो मसला है ये सॉल्व हो जाएगा। ये जो हमें ग्राफ बताते हैं वो ये कहते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास LD1 यानी कि ये वाली लेबर डिमांड कर्व है, ठीक है, और AJ कर्व हमारे पास ये वाली है, ठीक है, और LF कर्व ये वाली है। हम लोग एम्प्लॉयमेंट को जो ट्रेस करना होता है ना, वो हम लोग ने AJ कर्व के साथ ट्रेस करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे जहाँ पे LD1 और AJ, ठहरे मैं एक मिनट, यहाँ से मैं पॉइंटर ले लूँ, ये LD कर्व, ठीक है, ये वाली, ठीक है, और इधर से ये AJ कर्व ये वाली जो है, ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस पॉइंट पे जब ये इंटरसेक्ट करें तो इधर हमारी दिहाड़ियां इतनी होंगी, ठीक है, और हमारी क्या होगा, हमारा जो नंबर ऑफ वर्कर्स जो एम्प्लॉयड है ना, वो इधर होंगे, ये N1 वाले, ठीक है। अब वो ये कहते हैं किन्जियन वाले कि अगर हम लोग जैसे क्लासिकल तो ये कहते हैं ना कि आप लोग मजदूरियों को काम कर दें, अगर हम लोग यही कहते हैं किन्जियन, ये कहते हैं कि अगर हम लोग मजदूरियों को काम करते हैं ना, W2 तक ले आते हैं, इससे क्या होगा कि ये AJ कर्व को इधर इंटरसेक्ट करेगी, इधर, ठीक है। इधर अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर्स ये यानी कि कम हो जाएंगे, यानी कि बेरोजगारी मजीद बढ़ गई, ठीक है। और इधर से जो हमारी डिमांड है ना, ये भी कम हो जाएगी। जहां पे ये वेजेस इंटरसेक्ट कर रही हैं AJ कर्व को, यहाँ पे डिमांड कर्व ये बन जाएगी। इसीलिए किन्जियन ये कहते हैं कि हमने ये नहीं करना, हमने क्या करना है, हमने डिमांड कर्व को बढ़ाना है। हम लोगों ने अपनी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करे, गवर्नमेंट डिमांड बढ़ाए, डिमांड बढ़ेगी तो ये डिमांड कर्व इधर आ जाएगी, ठीक है। डिमांड कर्व जब इधर आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये जो नए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी AJ कर्व के साथ, वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे ये नंबर ऑफ वर्कर्स ये वाला, यानी कि इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा, और इस पॉइंट पे जो वेजेस होंगे, लोगों की दिहाड़ियां होंगी ना, वो भी ज्यादा होंगी, ये वाली होगी, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया ग्राफ। आगे हम लोग चलते हैं, मॉनिटरिस्ट व्यू देते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। वो क्या कहते हैं, मॉनिटरिस्ट ये कहते हैं कि हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को ना तो वेजेस को कम करने से हम लोग क्योर कर सकते हैं, और ना ही हम लोग को डिमांड बढ़ाने से इसको कर सकते हैं। यानी कि ना ही वो क्लासिकल वाला हिसाब है, क्लासिकल ये कहते हैं ना कि वेजेस को कम कर दे, और किन्जियन ये कहते हैं कि डिमांड को बढ़ा दें। मॉनिटरिस्ट ये कहते हैं कि ये दोनों फैक्टर्स काम नहीं करेंगे, इन दोनों की मदद से हम लोग अपनी बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए जो मॉनिटरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि हमें ये देखना चाहिए कि AJ और LF कर्व, इन दोनों के दरमियान में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये AJ कर्व और LF कर्व, ये जैसे जैसे हम लोग ऊपर मूव करते जाएंगे ना, तो इनके दरमियान डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है। ऐसा ही है ना, डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है ना। ये कब होगा, एक वो पॉइंट आ सकता है जब AJ और LF कर्व आपस में दोनों जुड़ जाएं। ये वाला पॉइंट तब होगा जब हमारी वेजेस बहुत ज्यादा होंगी, जब हमारी दिहाड़ियां बहुत ज्यादा होंगी। ये देखें ना, हम लोग ऊपर इधर मूव करते जाएं, कहीं ऊपर जाके वो टच होगा, और इस हिसाब से हमारी वेजेस उस पॉइंट पे कितनी ज्यादा बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, वो ये कहते हैं कि हमें ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना AJ और LF कर्व के दरमियान, इसको हमें देखना चाहिए। अगर तो ये डिस्टेंस रिड्यूस होता है, ठीक है, यानी कि जो AJ कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट कर जाती है, LF कर्व की तरफ चली जाती है। इसका मतलब क्या है कि LF कर्व के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे AJ कर्व में शामिल हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे ना AJ और LF कर्व। इससे क्या होगा कि बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे मॉनिटरिस्ट ये कहते हैं कि हमें अब करना क्या चाहिए। मुझे कहती है कि 3 तरह की जो एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ होती हैं, एक होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरी होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरी होती है सीजनल रीजंस होते हैं। ये 3 रीजंस होते हैं, हमें इन 3 रीजंस को खत्म करना चाहिए। जब ये 3 रीजन खत्म होंगे तो AJ और LF कर्व आपस में मिल जाएंगी और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से होती है
कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने एक जॉब छोड़ी ना, ठीक है, अब आप लोग दूसरी जॉब हासिल करना चाह रहे हैं लेकिन आपके स्किल्स वहां पे उनके साथ मैच नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। तो मॉनिटरिस्ट वाले ये कहते हैं कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार मिलने में ये जो ताखीर हो जाती है ना, वो इस वजह से हो जाती है क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मौजूद। तो इसका हल ये है कि जॉब सेंटर्स, न्यूज़पेपर्स हों, यहाँ पे हम लोग लोगों को जॉब के बारे में अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, तो इससे भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकता है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शनल रीज़न हो गया। दूसरा वो ये कहते हैं कि स्ट्रक्चरल रीज़न जो होता है, स्ट्रक्चरल रीजन का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी की स्ट्रक्चर ही अगर चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल अब इकोनॉमी है वो लोगों की उसने डिमांड कम कर दी है, प्रोडक्शन के जो मेथड्स है ना वो चेंज हो गए हैं। पहले क्या था कि मजदूरों से काम लिया जाता था, लेकिन अब क्या है कि मशीनों से काम लिया जाता है। और दूसरा ये है कि कुछ जोग्राफी तौर पे कुछ फॉर एग्जांपल अगर कोई कुदरती तौर पे कोई आफत वगैरह आ गई तो इस वजह से भी लोग क्या होते हैं कि अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। या ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई कंप्यूटर वाली, तो लोग कंप्यूटर के थ्रू बहुत सारा काम कर लेते हैं और वो लोगों को कम हायर करते हैं। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का तरीका मॉनिटरिस्ट ये बताते हैं कि आप लोगों को रीट्रेन करें, यानी कि चाहे नई टेक्नोलॉजी आए तो नई टेक्नोलॉजी उनको सिखाएं ताकि वो नई टेक्नोलॉजी वाले काम वो हासिल करें। और दूसरी बात ये वो कहते हैं कि लोगों को आप लोग खुद इनकरेज करें कि वो जॉब ढूंढें। ठीक है, और उसके बाद ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसी इंटरवेंशन, ऐसी पॉलिसीज बनाए कि लोगों के जॉब्स के साथ स्किल मैच करवाने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज होनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को ट्रेनिंग दे, वो लोगों को मुख्तलिफ किस्म की जो टाइप्स होती हैं जॉब की वो उनको सिखाए। उसके बाद जो मॉनिटरिस्ट हैं वो तीसरा रीजन बताना है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि मौसम के वजह से भी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होती है। इसमें ये होता है कि कुछ सीजनल फैक्टर्स की वजह से ही कुछ वर्कर्स होते हैं जो कि काम नहीं कर पा रहे होते। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मुल्क है जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है, ठीक है, जहाँ पे अब सर्दियों में क्या होती है, बर्फबारी होती है, तो वहाँ के जो काश्तकार होते हैं वो वहाँ पे अब मजदूरों को नहीं लगा सकते क्योंकि बर्फ में कौन सी वहाँ पे फसलें होती हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज बनाए कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो वो लोगों को कोई और काम प्रोवाइड कर दें, लोगों को किसी दूसरे मुल्क में किसी और जगह पे माइग्रेट करवाएं, वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज़ जो हैं वो दिलवाएं, या कोई उनको ऐसे टास्क वगैरह सिखा दें जो कि वो सर्दियों में कर सकें। ठीक है, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी हम लोग ऐसे दूर कर सकते हैं। तो मॉनिटरिस्ट ये 3 तरीके बताते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लॉन्ग के हिसाब से। उसके बाद मॉनिटरिस्ट सप्लाई साइड, अभी तो हम लोगों ने ये देखा था ना कि टोटल जो है वो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि मॉनिटरिस्ट ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सप्लाई साइड की भी कुछ मेजर्स करे, कि यानी कि लोग खुद को लेबर के तौर पे ज़्यादा जो है ना वो सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, इससे वो कैसे हो सकता है कि देखिए हमेशा गवर्नमेंट क्या करती है, वो इनकम टैक्स लगा देती है, यानी कि जिन लोगों की ज़्यादा इनकम होगी ना उसके ऊपर वो टैक्स लगा देते हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग ज़्यादा कमाते ही नहीं है, उनको पता होता है कमाने का फ़ायदा नहीं है, हम लोग ज़्यादा कमाएंगे तो लोग जो गवर्नमेंट है ना वहाँ पे टैक्स लगा देगी। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकम टैक्स को कम कर दे। जब वो इनकम टैक्स को कम करेगा तो लोगों को फिर क्या होगा कि उनको ज़्यादा फायदा नजर आएगा कि आप वैसे भी टैक्स तो है नहीं, तो फिर वो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा आवर भी लगाएंगे, एक्स्ट्रा डॉलर भी कमाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो उन्होंने ग्राफ बताया है ना, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये वैसे ही उन्होंने ग्राफ यहाँ पे जो है ना वो छोड़ी हुई है, इसमें कोई तुक नहीं है इतनी कोई खास, इसको आप लोग छोड़ देंगे, आप लोगों ने नहीं करना। मेन जो रीजंस है ना वो आप लोगों ने किन्जियन का व्यू क्या था, किन्जियन क्या कहती है, क्लासिकल क्या कहती है, मॉनिटरिस्ट क्या कहती है, और मॉनिटरिस्ट ने क्या क्या पॉलिसीज दी, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से आप लोगों को पता होने चाहिए, आप लोगों के लॉन्ग में आते हैं। उसके बाद LF और AJ कर्व क्यों इलास्टिक और अनइलास्टिक होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट होती है ये लोअर हमें क्यों नजर आती है और हायर क्यों नजर आती है। ठीक है, और लेबर फोर्स का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो टाइप्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट के ये बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए।